हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोयल वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर मोल कंसेप्ट, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। एंड इसमें हम लोग अब तक वाई मैप एंड डिस्कवरी ऑफ द एवोगैड्रो नंबर अलॉन्ग विद व्हाट इज आम, राम और गम, ये सब क्या होता है ये हम क्लियर कर चुके हैं। फाइन। सो आज के हमारे लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं इस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल से चैप्टर में जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। सो आज का टॉपिक है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फाइन। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बड़ा ही सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब भी चीजें केमिकली कंबाइन होंगी, जब भी कोई चीजें केमिकली कंबाइन हो रही हैं या किसी के साथ रिएक्ट हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है। फाइन। वो प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या बन जाते हैं, वो जो इंप्लीमेंटेशन में आए हुए प्रिंसिपल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, लॉस। कोई दिक्कत। फाइन। सो बेसिकली जब कोई केमिकल्स कंबाइन होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी कंबाइन हो रहा है, तब किन बातों का ध्यान रखा जाता है, दैट बिकम्स लॉस। कोई दिक्कत। इन द वेरी फर्स्ट, सो बेसिकली काफी ज्यादा लॉस है, हम एक दो पार्ट में पूरे करेंगे। क्लियर। सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो वैसे तो नाम से क्लियर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, मास कंजर्व रहना। आपने ये वाला पर्टिकुलर लॉ क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, पर आपने इतना नहीं पढ़ा होगा जितना अब एक्चुअली में 11th में पढ़ने की जरूरत है। क्लियर। इसीलिए तो 11th का टॉपिक है। फाइन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें क्या देखना है कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर हम ज्यादा इस पे ना वो करें, मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed, मतलब it remains conserved. Clear? So this is the statement you have already read it, this particular thing. अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बताऊं कि a प्लस बी c प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मास ऑफ ए मास ऑफ बी किसके इक्वल है, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। यार जितना मास आपने इस साइड दिया है उतना ही मास उस साइड बनेगा। दिस इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इतना का आपने पढ़ा हुआ है। फाइन। इसलिए वी आर नॉट वेस्टिंग मच टाइम। इसका मास इसके मास के इक्वल है, इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है। पर एक बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फाइन। अब से 11th स्टार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर ये 100% कन्वर्स हुआ है। अगर ये 100% कन्वर्जन हुआ है ना, ओनली देन रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। क्लियर। तो मतलब बेसिकली लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉर 100%, मतलब ये अब एक्चुअल स्टेटमेंट आ गया है इसका, फॉर 100% कन्वर्जन of a chemical reaction, mass of reactants is equal to mass of products. फाइन। इसका मतलब एक बात ध्यान देने वाली है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये मैंने जो शब्द लिखे हैं ना, एक तो ये वाला और एक ये जो दोनों शब्द हैं, ये बेसिकली एक बहुत तगड़े लिमिटेशंस हैं या बहुत तगड़े एक्सेप्शनल केसेस हैं
वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फाइन, यानी कि एक तो रिएक्शन 100% प्रोसीड होना बहुत जरूरी है, एंड दूसरी बात ये एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। क्लियर? यहां तक तो आपको सारा क्लियर है ना? सपोज इसका मास 40 है, इसका मास 60 है, तो प्रोडक्ट का मास भी 100 ही बनेगा। दिस इज दे वांट टू से। फाइन, नाउ अब हम इसकी बात करते हैं, इसके एक्सेप्शनल केस की या इसके लिमिटेशन की। फाइन, तो राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं यहां मेंशन कर देता हूं। दिस इज वैलिड ओनली फॉर chemical reactions, not for nuclear reactions। देखो, अगर कोई भी न्यूक्लियर चेंज है, याद करिए आइंस्टाइन भाई साहब को, उन्होंने क्या बोला था, E is equal to mc square, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर एक मास की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, ये एनर्जी का फॉर्म ले लेगी, यानी कि मास तो गया भयो, मास इज डिस्ट्रॉयड। फाइन, हम बोल रहे हैं मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हो गया ये कहां गई स्टेटमेंट, मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाना है तो ये जरूर बताना है कि दिस इज वैलिड फॉर केमिकल चेंजेस। सो इसलिए ये इसका फाइनल स्टेटमेंट है, फॉर 100% कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल। क्लियर? एंड सेकेंड थिंग, अब हम इस पे चलते हैं 100% कन्वर्जन पे। उनको थोड़ा सा इसे रेस करना है, मैं एक बड़ी कैजुअल सी एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझ के देखना, एंड देन वी विल राइट द स्टेटमेंट। फिर क्या होगा अगर 100% कन्वर्जन नहीं होगा? तो काफी फनीएस्ट एग्जांपल है, लेट्स हैव इट। सो सेकंड लिमिटेशन समझते हैं एक बढ़िया तगड़े एग्जांपल से। सेकंड लिमिटेशन, फाइन, सीधा डायरेक्टली लिखना मत, फाइन, एक समझने वाली चीज है। देखो, बर्गर खाया कभी? क्या होता है बर्गर के अंदर? 2 बंस प्लस 1 आलू टिक्की। फाइन, आप बंस को ब्रेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को समझने में दिक्कत है, ये भैया एक बर्गर बन जाएगा, मानते हो ये बात? 2 बंस और 1 आलू टिक्की से एक बर्गर बन जाएगा। मान के चलिए कि मैंने एक बन का जो मास है वो 10 ग्राम दिया हुआ है, एक आलू टिक्की का जो मास है वो 30 ग्राम दिया हुआ है। फाइन, 2 बंस हैं और एक आलू टिक्की से एक बर्गर बनता है, मानते हो ना ये बात? बिल्कुल मानते हो, ठीक है ना? सपोज मेरे को दिया गया है कि मेरे पास 20 ग्राम बंस हैं, दिस इज गिवन टू मी, एंड मेरे पास 30 ग्राम की आलू टिक्की, पता नहीं कितनी है, आप खुद सोच के देखिए तो कैलकुलेट करके। मेरे को बोला गया 20 ग्राम के बन पड़े हैं भाई साहब, और ये 30 ग्राम की आलू टिक्की पड़ी है, बताइए फिर कितने किलो के बर्गर बनेंगे? फाइन, व्हाट आई विल डू, मैं देखूंगा यार सारे बंस और आलू टिक्कियां मिलके बर्गर ही तो बनाने वाले हैं, तो मैं डायरेक्टली बंस और आलू टिक्की का ही मास कर लेता हूं। जो इनका मास होगा वो बर्गरों का मास आ जाएगा, इजंट इट? जो इनका मास होगा वो बर्गर्स का मास आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि भाई देखो 20 ग्राम के बंस हैं, 30 ग्राम की आलू टिक्की है, तो मेरे हिसाब से जो बर्गर बनेगा वो 50 ग्राम का बनेगा। बिल्कुल कूल। क्यों? एक बन 10 ग्राम का था, 20 ग्राम मतलब 2 बंस हैं, एक आलू टिक्की 30 ग्राम की है और हमारे पास भी 30 ग्राम ही आलू टिक्की है, इसका मतलब हमारे पास एक ही आलू टिक्की है। अगर हम 2 ब्रेड्स के बीच में एक आलू टिक्की लगाते हैं तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सेट हैं, मानते हो ये बात? तो ये 50 ग्राम क्यों बना? बिकॉज 100% रॉ मटेरियल इज यूज्ड, मानते हो ये बात? ये 50 ग्राम का ही बर्गर पता है क्यों बना? क्योंकि सारे का सारा रिएक्टेंट आपने यूज कर लिया, जितने बंस पड़े थे सारे यूज कर लिए। कितने थे? 2 ही बंस थे, लकीली 20 ग्राम में 2 ही बंस बनते हैं, एंड 30 ग्राम में एक ही टिक्की बनती है। और आपको भी 2 बन के साथ एक ही टिक्की चाहिए थी, आपका काम हो गया, कुछ बचा है नहीं,
सिर्फ खाली बर्तन बचा है रॉ मटेरियल का, तो प्रोडक्ट में जरूर एक बर्गर पड़ा है, उसी का तो मास बताना था। तो आपने बोला बर्गर का मास कैलकुलेट करने के बजाय मैं ये देख लेता हूँ कि जो मैंने चीजें ली थी वो कितने ग्राम की है, इजंट इट? बड़ी सिंपल सी बात है यार। फाइन, जितने ग्राम के ब्रेड होंगे, जितने ग्राम की टिक्की होगी, उतने ग्राम का ही तो बर्गर निकल के आएगा टोटल करके। अब इसको एक और एग्जांपल में सोच के देखते हैं। सपोज जो गिवन है वो है 30 ग्राम, एंड यहां भी जो गिवन है वो है 30 ग्राम, एंड पूछा गया है कि अब बर्गर कितने ग्राम के बनेगा। ठीक है ना? चलिए 30 ग्राम के बंच निकाल लिए, कितने आए? 3 बंच है। 30 ग्राम की 30 ग्राम की टिक्की निकाल ली, कितनी आई? 1। लो भैया, अपने पास बिल्कुल सिंपल सा केस है कि 3 ब्रेड है अपने पास और 1 टिक्की। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता भाई कि बर्गर बनाने में ब्रेड तो 2 ही लगते हैं, अब तीसरे का क्या करें? तो ज्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं, क्या कि सर 3 ब्रेड यूज कर लेते हैं, कोई नहीं, टिक्की बीच में आ जाएगी, किसी ना किसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, बर्गर ही है खा लेंगे, 3 ब्रेड वाला खा लेंगे। अरे इतना समझौता नहीं करना है भाई। फाइन, अब जब हमें पता है, हमें इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, ये रेसिपी दी हुई है। फाइन, इफ दिस इज द स्टैंडर्ड रेसिपी गिवन की ये रेसिपी है भाई, 2 ब्रेड लगाने, 1 टिक्की लगानी है और 1 बर्गर तैयार करना है, तो तुम 3 ब्रेड क्यों यूज करोगे? तो आपके पास क्या है? 1 ब्रेड एक्स्ट्रा है। मानते हो ये बात? बिल्कुल मानते हैं। 1 ब्रेड है एक्स्ट्रा, अगर ये 1 ब्रेड एक्स्ट्रा है, 2 हो गए बंस यूज, 1 हो गई टिक्की यूज, 2 बंस के ग्राम आए 20, 1 टिक्की के ग्राम आए 30, यानी कि बर्गर बना 50 ग्राम। देखो बर्गर तो उतना ही बनना है जितना बनना है, पर फिर यहां क्यों नहीं सही आया? 30 प्लस 30 तो 50 आ गया, गड़बड़ हो गई? नहीं, यहां पे क्या हुआ? 10 ग्राम ऑफ बंस आर लेफ्ट। एक और चीज भी, क्योंकि हमने सिर्फ 20 ग्राम बंस यूज किए हैं। कितने यूज किए हैं? सिर्फ 20 ग्राम बंस यूज किए हैं, यानी कि 30 ग्राम दिए थे, 20 ग्राम अगर यूज हो गए तो 10 ग्राम ऑफ द बंस आर स्टिल लेफ्ट। हमारे पास और पड़े हैं अभी 10 ग्राम के बंस पड़े हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां से एक नई चीज निकल के आती है। फाइन, अगर ये आपने देख लिया है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, यहां से जो चीज निकल के आती है हम इसको करते हैं। पर देखो 2 बन से एक आलू टिक्की से एक बर्गर बन रहा था, यानी कि एक्चुअली में अगर हम ये स्टैंडर्ड इनका वेट ले लें, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ग्राम के बंस है, 30 ग्राम की टिक्की है, अगर इनको जोड़ के 50 ग्राम का बर्गर तैयार कर लें, किसी के मुंह में पानी आ रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। फाइन, 20 ग्राम और 30 ग्राम, ये 50 ग्राम का बर्गर बन रहा है। ये तभी बन रहा है क्योंकि यहां मैंने सारा रॉ मटेरियल यूज कर लिया था। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 30 ग्राम के बंस और 30 ग्राम की टिक्की लेता हूं, तो टिक्की तो भैया 1 है, पर बंस है 3। बंस है 3। अब 3 बंस तो लगेंगे नहीं, क्योंकि बंस तो रेसिपी में 2 ही लगाने के लिए बोला गया है। 2 बंस यूज हो गए, 1 टिक्की यूज हो गई, भाई साहब अपना बर्गर तैयार है, पर 1 बन बच गया। यानी कि यहां 100% रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ है, यानी कि ये रिएक्शन 100% प्रोसीड नहीं है। फाइन, क्यों? क्योंकि जितना प्रोडक्ट बना तो बना, पर हमारे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है, 10 ग्राम के बन का रॉ मटेरियल बचा हुआ है। क्लियर? अब ये जो रॉ मटेरियल है, फिर इसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए? लेट मी इरेज दिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या आना चाहिए? मास ऑफ reactants is equal to mass of products plus mass of unreacted reactants.
तो वो जो स्टेटमेंट थी हमारी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, वो अब बदल गई है। क्यों? क्योंकि 100% कन्वर्जन नहीं हुआ है। फॉर रिएक्शंस नॉट प्रोसीडिंग टू 100%, फाइन। सो ये क्या कह सकते हैं, दिस लॉ इज वैलिड फॉर 100% conversion from reactant to product, fine। and limitation में या मतलब बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए for reactions not proceeding 100%, वो रिएक्शंस जो 100% प्रोसीड नहीं हुए हैं उनके लिए ये चीज वैलिड है। लगा के देख लो, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था, 30 + 30, मानते हैं ये बात? 30 ग्राम ये था, 30 ग्राम ये था, टोटल हमने 60 ग्राम का रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट लिया था, मानते हो ना ये बात? बिल्कुल मानते हैं। 60 ग्राम का, और प्रोडक्ट कितना बना भाई? बर्गर तो हमारे पास 50 ग्राम का बन के आया। एंड अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, क्या कोई ऐसी चीज है जो बच गई है? बिल्कुल, एक ब्रेड बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। एक ब्रेड का मास कितना था? 10 ग्राम। ये देखिए 60 = 60। सो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट किसके लिए? फॉर रिएक्शन नॉट प्रोसीडिंग टू 100%। एंड रिएक्शन अगर 100% प्रोसीड कर जाए तो फिर है ही मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई भी दिक्कत। क्लियर? तो एक सिंपल से क्वेश्चन से हम इसे क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना? एक बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, सो दैट ये क्लियर हो जाए। तो दो लिमिटेशन है, उससे पहले देख लीजिए। एक तो ये केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड है, न्यूक्लियर के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो भाई मास कंजर्व नहीं रहेगा। एंड सेकंड, ये रिएक्शन 100% प्रोसीड करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं इसके एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, इसका ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। क्लियर? लेट्स हैव इट। सो क्वेश्चन करते हैं, फॉर अ रिएक्शन प्रोसीडिंग 100%, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर रिएक्शन प्रोसीडिंग 100%, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इफ 56 ग्राम ऑफ nitrogen react with 12 gram of hydrogen completely through the following change. अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, क्लियर? फॉर रिएक्शन प्रोसीडिंग 100%, यानी कि हमें दिया हुआ है रिएक्शन फुल प्रोसीड हो रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, यानी कि इसका मास निकालना है। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है एंड 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। क्लियर? सो थ्रू द फॉलोइंग चेंज, ये वाला चेंज है। देखो एक बात तो तय है, अगर ये 100% है तो हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इट हैज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। व्हाट? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। You know, I am thinking why I am writing this thing, है ना? We know that this is 56 plus 12, that comes out to be 68 grams. So the answer is 68 grams. पर ये तभी है अगर ये बोला गया है कि रिएक्शन देखो 100% प्रोसीड हुआ है, ठीक है ना? मतलब कोई बाई प्रोडक्ट लेफ्ट नहीं है, तब ये केस लगाना है।
अगर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं, कोई मतलब रिएक्टेंट नहीं बचा है, कुछ भी रॉ मटेरियल लेफ्ट नहीं है, ओनली इन दैट केस ये चीज लगेगी। अगर कुछ बचता है, देखो वो तो इस चैप्टर में एक और टॉपिक है लिमिटिंग रीजन, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आगे आने वाला है तब हम लगाएंगे, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते होते हैं उसके, क्लियर। पर अगर 100% प्रोसीड कर रहा है तो भैया डायरेक्टली लॉ लगाना है, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर। तो ये लॉ बेसिकली एंटनी लेवोजियर ने दिया था इन 1774 आई थिंक, क्लियर। सो 1774 में एंटनी लेवोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली लग रहा है। लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। So second law is law of law of, so second law is law of constant proportion. फाइन, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, यू कैन आल्सो राइट इट एज कांस्टेंट की जगह डेफिनेट, एक ही बात है कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन। फाइन, तो बर्गर तैयार हो गया, तो आगे चलें, पानी वानी की भी जरूरत हो सकती है ना, वैसे तो बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समझौता कर लेना, हम पानी से इस लॉ को समझ लेंगे, क्लियर। ठंडा पानी भी बहुत काम करता है वैसे। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्लियर। तो ये क्या कहना चाहता है, लेट्स लर्न फ्रॉम द स्टेटमेंट फर्स्ट। वट एवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड may be, whatever the source of the compound may be, its constituent particles are always in a fixed ratio by mass। भाई इसके कंपाउंड, इसने बोला है कि किसी भी कंपाउंड का, बराबर जो मर्जी कंपाउंड है, उसका कोई भी सोर्स हो, वट एवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड में भी, बड़े जबरदस्त लाइन है ये, वट एवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड में भी, कंपाउंड का जो मर्जी सोर्स हो, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ फिक्स रेशियो, उसके जो आगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलके वो कंपाउंड बना हुआ है, वो हमेशा क्या है, सेम ही रहने वाले हैं, क्लियर। वैसे देखा जाए तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन ही हो गई एक तरीके से। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो इज नोन एज कंपाउंड। क्लास 7वीं 8वीं पता नहीं 9th में पढ़ा होगा आपने कंपाउंड का डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, वो क्या होता है, कंपाउंड। ये भी वैसा सही है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, वो है ये शब्द। भाई सोर्स बड़ा जबरदस्त शब्द है इसके अंदर। उसने कंपाउंड में नहीं बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स रेशियो में, उसने बोला जहां मर्जी से ले लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जहां मर्जी से ले लो, सोर्स कोई भी हो। फाइन, जैसे एग्जांपल समझाता हूं, सपोज पानी की बात कर लेते हैं, अभी भी हम बात कर रहे थे बर्गर के साथ पानी की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो उसी की बात कर लेते हैं। सपोज रिवर से लाया गया, या फिर और कहां से लाया जा सकता है, फाइन, समुद्र से लाया गया, और कहां से लाया जा सकता है, फाइन, टैप से निकाला गया। सपोज ये अपने जो भाई साहब हैं यहां से निकाल लेते हैं, मतलब बेसिकली आदित्य के घर से निकाल लेते हैं, सो आदित्य होम, फाइन। चलिए और लैब में बना लेते हैं, फाइन, लैब में बना लेते हैं, सो लैब प्रिपेयर्ड। सो कहीं से भी भाई समुद्र से पानी ले आओ, यहां से ले आओ, यहां से ले आओ, यहां से ले आओ, मेरे घर से ले आओ, मेरी कोई ज्यादा नहीं चलती है पानी के मामले में, है ना, कि भाई मैं एक केमिस्ट्री वाला बंदा हूं, हमारे घर पे जो पानी आता है वो H2O की बजाय H3O आता है, फाइन, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब कोई समझौता नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, हमारे घर पे भी H2O ही आता है, क्लियर। तो कहीं से भी ले आओ,
अगर हम इसके मासेस की रेशियो निकालें, हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का है 16, ये आ गया 1:8 बाय मास। 2:1 था बाय एटम, ये 2 एटम है, ये 1 है, 2:1 है बाय एटम। पर हम यहाँ पे जो लॉ दिया गया ना वो इन केस ऑफ मास दिया गया है, मास की टर्म में समझाया गया है। लाइक व्हाट, क्या कोई भी सोर्स ले लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का फिक्स रेशियो का कंसेप्ट नहीं है, वो तो कंपाउंड की डेफिनेशन में अंडरस्टूड है। क्लियर, ये सोर्स को मद्देनजर रखते हुए है। देखो क्वेश्चन कैसे आता होता है कि प्रेडिक्ट करना होता है कौन सा लॉ लगता है, पता है। और आपको एक बात बताऊं, कई बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं क्वेश्चंस को, अरे इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देख के बता सकता हूं कि मैं पांचों में से कौन सा लॉ लगने वाला है। आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हो, यही होती है आर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फाइन, मैं हमेशा बोलता हूं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एक कला है, ये कोई रट्टा नहीं है, ये एक कला है। फाइन, और ये कला प्रैक्टिस से आती है। फाइन, और मैं टेक्निक और ऐसी कला बेसिकली दिखा सकता हूं इसके अंदर कि क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं ये पांचों में से ये वाला लॉ लगेगा, ये वाले 4 में से, ये वाले 6 में से ये वाला लॉ लगेगा। जो भी ऑप्शन है देख के बताई जा सकती है बिना सॉल्व किए। क्यों? अगर हमें सही टेक्निक पता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन सोर्स के बारे में बात कर रहा है, कोई फिक्स रेशियो से उसका ज्यादा लेना देना नहीं है। उसने बोला सोर्स कोई भी हो तो फिक्स रेशियो है। अगर क्वेश्चन में ज्यादा सोर्सेस की बात करेगी हो ना कि यार मैंने ऐसे किया तो ये बनाया, ऐसे किया तो ये बन गया, मतलब समझ जाओ कि वो क्वेश्चन किसका है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है। क्लियर? सो व्हाटएवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड में बी, कोई भी सोर्स हो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमेशा एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे है, सो रिवर सी टैप वाटर, चाहे आदित्य के घर से, चाहे लैब से, फाइन, चाहे मेरे घर से, मेरे घर पे H3O नहीं है, सब में से H2O ही रहेगा, यानी कि 1:8 बाय मास ही रहेगा। क्लियर? सो दिस इज द लॉ बेसिकली गिवन बाय साइंटिस्ट प्रोस्ट। कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो भाई बड़ा ध्यान देने वाला है। एक शब्द जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है सोर्स। कोई भी दिक्कत? बेसिकली वी आर डन विद द फर्स्ट 2 लॉज, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोना डू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड ऑल। फाइन, सो बहुत सारे लॉज बाकी हैं, टिल देन पढ़ते रहिए। अपना जो अब तक का सारा सिलेबस है, देखो हमेशा रिकॉल रखो, सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि अब तक जो आपको कराया गया है वो डेली आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऑलवेज एक रोड मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए कि देखो यहाँ यहाँ ये टॉपिक हो चुका है। क्लियर? तो अगर जो भी इंसान लास्ट तक सब कुछ रिकॉल रख लेता है, उसके लिए देखो ये जेई निकालना बहुत आसान काम है, उसके लिए नीट इज नॉट अ टफ इशू। फाइन, मेजरली पंगा ये है क्या कि हम सारी चीजें रिकॉल नहीं रख पाते, पर अगर आप डेली रिकॉल करते रहोगे तो इट इज नॉट अ टफ टास्क। फाइन, चलिए मिलते हैं अपने लाइव सेशन में। इफ यू हैव एनी डाउट कैन डेफिनेटली कॉल ऑन माय नंबर। थैंक यू सो मच।